أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 441 441 एंड ऑनवर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 441 है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है स्कूल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। पोर्टफोलियो भी एक रिकॉर्ड है, इन टोटल रिकॉर्ड भी एक जो है रिकॉर्ड है, टाइप ऑफ रिकॉर्ड है। इसी तरह क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है ये भी एक टाइप ऑफ रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है, जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है किसी स्कूल के अंदर, तो जब तक वो इसी स्कूल के अंदर रहता है, अनटिल एंड अनलेस जब वो फारिग हो जाता है, तो ये जो सारा रिकॉर्ड है इसको हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। चाहे उसके असेसमेंट हो, चाहे इसमें पोर्टफोलियो असेसमेंट है, चाहे इसके अंदर हमारी टोटल रिकॉर्ड है, तो ये सारे रिकॉर्ड एग्जाम से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, उसके जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड होता है, तो इन सब को हम कंबाइनली क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। और लास्ट में जो है ये स्टूडेंट पे ये एक डिसीजन लिया जाता है कि ये जो स्टूडेंट है ये कैसा है, मतलब इवोल्यूएशन किया जाता है। लेकिन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड और इनिक्टोडल रिकॉर्ड जो है, इनमें फ़र्क यही है कि इनिक्टोडल रिकॉर्ड जो है ये टीचर कलेक्ट करता है, ये टीचर बनाता है, जबकि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होता है ये स्कूल बनाता है। मतलब स्कूल के अंदर चाहे हेडमास्टर है, चाहे उसके जितने भी पीरियड्स है, उसके जितने भी टीचर्स है या प्रॉक्टर्स है, तो ये सारे मिलके जो रिकॉर्ड बनाते हैं इसको हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा। Cumulative record is the compilation of the information maintained in the school for the student from admission till completion। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 442 है डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव एंड इनिक्टोडल रिकॉर्ड। तो अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव और इनिक्टोडल रिकॉर्ड में इनिक्टोडल का ताल्लुक होता है बिहेवियर के साथ, जो करंटली एक्टिव बिहेवियर होते हैं वही हमारे पास इनिक्टोडल रिकॉर्ड होता है, जबकि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ओवरऑल रिकॉर्ड होता है। जबकि पोर्टफोलियो असेसमेंट या पोर्टफोलियो रिकॉर्ड जो होता है इट्स द पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, जो कि जस्ट पर्पसफुल कलेक्शन जो होता है वही हमारे पास पोर्टफोलियो रिकॉर्ड होता है। तो इन टोटल रिकॉर्ड is changing from class to class, while cumulative record maintain permanent। ठीक है, ये परमानेंट होता है, क्यूमुलेटिव परमानेंट, जबकि इन टोटल जो होता है ये चेंजिंग रहता है फ्रॉम क्लास टू क्लास। इन टोटल रिकॉर्ड इज मेंटेन बाय टीचर वाइल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज मेंटेन बाय स्कूल्स। तो यही दो डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंसेस है। ठीक है, कि एक जो है ये हमारे पास मेंटेन करता है टीचर, दूसरा मेंटेन करता है स्कूल। अच्छा जी, आपका माइक ऑन है। नाम तो आपने नहीं लिखा, मेरे ख्याल में इरफान साहब आप हो, तो काइंडली अपना माइक जो है ऑफ कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ टाइम टेबल। तो अगर हम देखें तो टाइम टेबल जो है, टाइम टेबल को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि इट इज अ स्पार्क प्लग और इट्स अ मिरर ऑफ द स्कूल। ठीक है, इसके लिए ये दो नाम भी यूज होते हैं। एंड टाइम टेबल इज अ schedule or the representation of time, or the graphical representation of time of activities। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास टाइम टेबल होते हैं। लेकिन टाइम टेबल मीन टू डिसाइड इन द स्कूल दैट व्हाट टू डू, बाय होम टू डू एंड व्हेन टू डू। तो ये तीन चीजें जो है अच्छा जी, किसी का माइक ऑन है, हादिया साहिबा प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। तो टाइम टेबल जो है इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टू स्केड्यूल इन द स्कूल दैट व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड बाय होम टू डू, और किसने करना है। ये तीन चीजें जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये टाइम टेबल ही हमें बताता है, और इसको हम स्पार्क प्लग या मिरर ऑफ द स्कूल भी कहते हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम टेबल अगर हम बना रहे हैं स्कूल के अंदर, तो टाइप ऑफ स्कूल कौन सा है, आई को एजुकेशन है, अक्सर स्कूलों में को एजुकेशन होता है। अच्छा, अदनान आदिल साहब प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिएगा। काइंडली जब भी आप लोग क्लास क्लास में आते हो तो अपना माइक ऑफ की आप रखा करो। जी अदनान आदिल साहब अपना माइक ऑफ कीजिएगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो प्लीज अदनान आदिल साहब अपना माइक ऑफ कीजिएगा। ओके जी, तो टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल कौन सा है,
को एजुकेशन है, अर्बन स्कूल है, रूरल स्कूल है, तो ये सारे फैक्टर जो है ये इफेक्ट करते हैं बेसिकली टाइम टेबल को। अगर को एजुकेशन है तो जाहिर ही बात है एक पर्दे का फैक्टर आता है। अर्बन रूरल स्कूल जो है इसमें बहुत फैक्टर आते हैं, ये स्पेसिफिकली मौसम का। फॉर एग्जांपल बाहर जो है बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप जो है कोई एचपी का क्लास या बाहर कोई स्पोर्ट का क्लास नहीं रख सकते। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ स्कूल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली जिस तरह हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये क्या रूल्स रेगुलेशन दे रहे हैं तो उसको भी हमने देखना है। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, टाइम कितना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि टाइम जो है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम क्या है। रिलेटिव इंपॉर्टेंस एंड डिफिकल्टीज ऑफ सब्जेक्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम देखें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो फॉल्स फिटिज, जिसको मारिया मोंटेसोरी फॉल्स फिटिज कहते हैं, वो काज करते हैं। जिस तरह हमारे ये जो सब्जेक्ट होते हैं जो लेक्चर मेथड जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, उर्दू या हमारे पास हिस्ट्री या जियोग्राफी, तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें ज़्यादातर हम लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं। और उसमें टाइप ऑफ वन वे टीचिंग होती होती है, मोनोटोनस टाइप ऑफ टीचिंग होती है, तो उसमें बंदा बोर हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं होना ये चाहिए कि उसको हम पहले रखें, और जो आसान और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम बाद में रखें, या जस्ट आफ्टर ब्रेक हम मैथ्स रख सकते हैं, उसी टाइम स्टूडेंट थोड़े फ्रेश होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एलिमेंट ऑफ फेटेज, जिस तरह मारिया मोंटेसोरी कहती है कि अगर हम बच्चों को, छोटे बच्चे जो है ईसीसीई पे उन्होंने काम किया था, अगर छोटे बच्चों को हम 3 घंटों से ज़्यादा पढ़ाते हैं तो वो फॉल्स फिटेज में चले जाते हैं। मतलब वो उसको गुनूद की जिसको हम कहते हैं, या टाइप ऑफ बोर्डम जिसको हम कहते हैं, तो वो आती है। ठीक है, अच्छा जी। वैरायटी एंड सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट में वैरायटी, ये भी हमारे पास डिफिकल्टी में ही आ सकता है कि सब्जेक्ट जो है उसमें वैरायटी है। फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी ये होनी चाहिए अगर फॉर एग्जांपल क्लासरूम में खुदा न खासा किसी टीचर को कोई मसला आ गया, या उसी टाइम पीरियड जो है वो नहीं ले सकता, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। स्कूल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, स्कूल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसके अंदर एक प्ले ग्राउंड है और वो जो है छोटा प्ले ग्राउंड है, तो आप उसी टाइम 2 एचपी के क्लासेस या 2 स्पोर्ट्स के क्लासेस नहीं रख सकते। तो स्कूल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट जो है, या इक्विपमेंट का मतलब ये कि लाइब्रेरी में अगर एक क्लास जो है वो ऑन प्रोग्रेस है और उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें दूसरे क्लास को आप अलाउड नहीं कर सकते वहाँ पर, जब जगह इतनी नहीं होती। तो ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्री पीरियड ऑफ टीचर, अच्छा टीचर को भी देखना चाहिए कि उसके कंसेक्टिव पीरियड ना आए ज़्यादातर, क्योंकि वो जो नेक्स्ट क्लास के लिए उन्होंने जो लेसन प्लानिंग करनी होती है तो वो इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 444 और 444 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिसिप्लिन। ठीक है, अच्छा डिसिप्लिन जो है हम इसको दो पैराडाइम और 2 सिनारियो में यूज करते हैं। एक हम इसको सब्जेक्ट के सिनारियो में यूज करते हैं, और दूसरा हम इसको बिहेवियर या नॉन बिहेवियर या मिसबिहेवियर के सिनारियो में यूज कर सकते हैं। तो दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इनिशियली जब डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट आया, तो इनिशियली जो हम ग्रीस की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास क्वाड्रिवियम एंड ट्रिवियम, ये दो जो थे ये 2 डिसिप्लिन थे और इनके वो हामी थे। और वो कहते थे कि ट्रिवियम जो है 3 सब्जेक्ट, जिसको हम लॉजिक, रिथोरिक एंड एक और भी था ग्रामर, लॉजिक रिथोरिक एंड ग्रामर, ये दोनों तीनों सब्जेक्ट जो थे ये उनके डिसिप्लिन थे ये ट्रिवियम के अंदर। क्वाड्रिवियम जो था उसमें 4 सब्जेक्ट थे, स्पेसिफिकली जो हमारा म्यूजिक, एरिथमेटिक एंड म्यूजिक थे कि मैजिक है, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, शायद म्यूजिक ही है। म्यूजिक, एरिथमेटिक, ग्रामर एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली क्वाड्रिवियम में आते हैं। तो ये दोनों डिसिप्लिन थे जो पुराने जो हमारे पास ग्रीस टाइम में ये चले आ रहे थे डिसिप्लिन के हवाले से। फिर इसको थोड़ा चेंज किया गया और इसको नाम दिया गया पैराडिग्मेटिक और प्री पैराडिग्मेटिक। तो जो हमारे पास पैराडिग्मेटिक सब्जेक्ट है, तो इसमें वही सब्जेक्ट आते हैं जो कि नेचुरल साइंसेज से रिलेटेड है, जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये पैराडिग्मेटिक सब्जेक्ट्स है। और इसको हम हार्ड सब्जेक्ट भी कहते हैं। और जो हमारे पास सॉफ्ट सब्जेक्ट है तो इसको हम प्री पैराडिग्मेटिक सब्जेक्ट कहते हैं। ये वही सब्जेक्ट होते हैं जो कि हिस्ट्री है, या हमारे पास सोशल साइंसेस स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं प्री पैराडिग्मेटिक।
अच्छा सर, ये म्यूजिक, ओके जी, ओके थैंक यू सर, ये म्यूजिक है, ओके थैंक यू जी। तो एम का मतलब है म्यूजिक, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा। ये इसका एक फार्मूला है, ट्रिवियम के लिए आप लोग यूज कर सकते हो LRG, और क्वाड्रिवियम के लिए मागा, MAGA, ठीक है। ये निमोनिक्स अपने लिए बनाया करो, तो फिर आप लोग के लिए मसला नहीं होगा। अच्छा जी, डिसिप्लिन जो है बहुत ही अच्छा डिफिनीशन इसका जो है, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग। हादिया साहिबा, अच्छा जी, ओके, आपने अपना गेम ऑन किया था लेकिन फिर आपने आप किया, ओके। द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर, सिंपल सा डिफिनेशन है। अच्छा, डिसिप्लिन टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बेगलिन इन द बुक बुक ऑफ डिसिप्लिन। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था बुक ऑफ डिसिप्लिन, और पहले 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 ये वर्ड डिसिप्लिन जो है यूज किया था बेगलिन ने। अच्छा जी, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट इट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट को हम प्री पैराडिग्मेटिक कहते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि सोशल साइंसेस, ठीक है। एंड हार्ड पैराडिग्मेटिक, जिसमें हमारे पास नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर के बेसिस पे हम इसको प्रिवेंटिव, सपोर्टिव एंड करेक्टिव बिहेवियर, ये तीनों जो है हम कह सकते हैं। अच्छा, इसको हम और भी इसमें टाइप्स है, जिस तरह सेल्फ डिसिप्लिन है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है एक, इसका दो पैराडाइम भी है। एक पैराडाइम ट्रेडिशनल वे है, तो ट्रेडिशनल वे मीन कि बिहेवियर को हम कंट्रोल करें थ्रू पनिशमेंट, थ्रू फोर्स, ठीक है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जो न्यू पैराडाइम है, इसका मतलब यही है कि स्टूडेंट को हम इसके काबिल बनाए कि वो खुद ही जो रूल्स रेगुलेशन ऑफ द स्कूल्स होते हैं उस पर अमल करे, और जो हमारे पास इरेगुलरिटी है या मिसबिहेवियर है वो काज ना हो, ठीक है। तो जो हमारे पास स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइप है ये डिसिप्लिन की, वो है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि हम स्टूडेंट को मोटिवेट करें स्टडी के लिए, कि अगर वो स्टडी करेंगे तो जाहिर बात है वो फेल नहीं होंगे, वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये है प्रिवेंटिव, मतलब चीज मिसबिहेवियर या सबवर्जिव बिहेवियर हैपन ही नहीं होता इसमें। दिस इज प्रिवेंशन, पहले से हम प्रिवेंटिव मैयर रखते हैं। इसका एक एग्जांपल जो है वो है मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू ग्रेप द इंटरेस्ट टुवर्ड स्टडीज। दूसरा जो है हमारे पास सपोर्टिव, सपोर्टिव में हम असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, असिस्ट द स्टूडेंट टू कंट्रोल देम। अभी जो मिसबिहेवियर है वो हुआ है, जो जब हुआ है, तो अभी क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, स्टूडेंट को असिस्ट कर रहे हो कि वो जो मिसबिहेवियर शो हो रहा है वो खत्म हो जाए, सपोर्टिव। लास्ट जो है करेक्टिव, तो करेक्टिव में भी बिल्कुल ही हैपन है, मतलब चीज ऑलरेडी हो चुकी है, जो मिसबिहेवियर है वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है। डीलिंग विद द प्रॉब्लम लाइक स्पीक एंड प्राइवेटली, तो अब फॉर एग्जांपल किसी से गलती हुई है तो आप उसको प्राइवेटली बुला के उसको नसीहत कर सकते हो कि आपने अगेन इस तरह नहीं करना, ठीक है। और ये एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक भी है, कि अगर फॉर एग्जांपल स्टाफ के अंदर कोई बंदा जो है वो कुछ मिसबिहेवियर कर रहा है, या उसको कुछ नसीहत आप करना चाहते हो, तो उसको अकेले में बुला के नसीहत किया करो, और जब उसकी तारीफ करना हो तो सबके सामने किया करो। तो ये चीज़ जो है, ये फॉर्मूला ये बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 445 है हाइब्रिड एजुकेशन। व्हाट इज हाइब्रिड एजुकेशन? तो हाइब्रिड लर्निंग और हाइब्रिड एजुकेशन इज कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया है। ब्लेंडेड लर्निंग में हम इस तरह करते हैं कि फिजिकल क्लासरूम या ट्रेडिशनल क्लासरूम प्लस ऑनलाइन क्लासरूम, इन दोनों को हम साथ मिला के जब कंबाइंड एक मॉड्यूल डिजाइन करते हैं, तो उसको हम हाइब्रिड एजुकेशन या ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। तो हाइब्रिड लर्निंग इज कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग इन विच फिजिकल और ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग और ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग आर यूज्ड along with ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। तो दोनों क्लासरूम जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। ये इस तरह होता है कि जिस तरह अभी इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है, हमारा खुद जो है जब इंडक्शन ट्रेनिंग चल रहा था, तो जब मैंने वो बुक खोला, जो कंपेंडियम टाइप का एक बुक था, तो उसमें बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ यही था कि दिस मॉड्यूल इज बेस्ड ऑन द ब्लेंडेड लर्निंग। तो फिर मैं थोड़ा जाके मैंने सर्च किया कि ये ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, तो वहाँ पर मुझे ये आंसर मिला कि ब्लेंडेड लर्निंग में आपको बुक भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके साथ फिजिकल क्लासरूम भी होगी, प्लस आपको ऑनलाइन यही बुक और कुछ असेसमेंट आपकी जो होती है वो ऑनलाइन होती है, और इसी तरह की चीज़ें ऑनलाइन भी वो आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग है। अच्छा, ब्लेंडेड लर्निंग ये जो है टीचिंग टेक्निक में भी आता है। अगर पूछा जाए
कि व्हाट आर द टीचिंग टेक्निक। ब्लेंडेड लर्निंग है, हमारे पास रोटेशनल लर्निंग है, इसी तरह जो है हमारे पास एक और लेफ्ट लर्निंग है। ये क्वेश्चन आगे आ रहा है इंशाल्लाह, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 446 है HPL। अच्छा जी, कंफर्म कीजिएगा आवाज़ पहुंच रही है मेरी। स्टूडेंट तो माशाल्लाह आज बहुत ही ज़्यादा है, अल्लाह और भी ज़्यादा करे। जी सिराज भाई। जी सर, पहुंच रहे हैं सर, पहुंच ओके जी। बिल्कुल बिल्कुल, ओके जबरदस्त। ओके साबिर साहब, ओके ओके, थैंक यू सिराज भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 446 है व्हाट इज HPL। तो अगर हम देखें तो HPL का मतलब है हाई परफॉर्मेंस लर्निंग। हाई परफॉर्मेंस लर्निंग। तो हाई परफॉर्मेंस लर्निंग क्या होती है, जब हम हर एक स्टूडेंट की ट्यूटरिंग करें। देखो ट्यूटरिंग क्या होती है, वन टू वन रिलेशन। ट्यूटरिंग में याद रखिएगा इसमें वन टू वन रिलेशन होती है, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड ट्यूटरिंग। इंडिविजुअलाइज देखो, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम जो होता है उसमें हर एक स्टूडेंट पे इंडिविजुअली फोकस किया जाता है, ठीक है। और इंडिविजुअलाइज लर्निंग जो है ये स्पेसिफिकली हम जो डिसेबल या स्पेशल स्टूडेंट होते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं, कॉमन क्लासरूम में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो है वो किसी क्लासरूम के अंदर ये मॉड्यूल अप्लाई करना है, तो फिर हमने कम से कम अपनी जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो 1:10 और 1:15 से अगर एक क्लास जो है वो एक्सीड कर जाता है तो फिर हम इंडिविजुअलाइज लर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर हर एक स्टूडेंट पे फोकस जो है वो देना होता है। हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल ही बुला के उसको काम दिया जाता है, फिर उसको जो है उसका काम चेक किया जाता है। तो दिस इज समथिंग इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो इंडिविजुअलाइज्ड ट्यूटरिंग फॉर मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड, नॉट मेनी। स्कूल के अंदर फॉर एग्जाम्पल 500 बंदे हैं, तो 500 के 500 पे हमने इंपॉर्टेंस देना है, न कि जस्ट एक स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। कि बस क्लास में तो हर एक ने डॉक्टर, अक्सर हम यही कहते हैं ना क्लासरूम के अंदर कि सबने तो डॉक्टर नहीं बनना, खुद जो है वो मजदूर बनेंगे, खुद जाके जो है मिस्त्री बनेंगे। तो ये सारे जो है ये चीज इसमें नहीं होती हाई परफॉर्मेंस लर्निंग में। इसमें जिस तरह JB वाटसन कहता है कि गिव मी अ डजन ऑफ चाइल्ड एंड माय ओन स्पेशलाइज्ड वे ऑफ टीचिंग, आई विल मेक लायर डॉक्टर्स टीचर्स, ठीक है। मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि ये जो स्टूडेंट बैठा है ये कैसा है, ठीक है, मैं उनसे बनाऊंगा। खुद से मैंने लॉयर बनाना है, खुद से मैंने डॉक्टर बनाने हैं। ये JB वाटसन का एक मशहूर जो है एक कोट है, जो कि बिहेवियरिज्म का बानी भी है, ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पे मैंने जितना मेहनत किया है तो शायद आप लोग को ये फ्री में मिल जाएगा, ये DPD। अच्छा, DPD जो है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, 1992 की पॉलिसी के बाद एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया, और उस प्रोजेक्ट का नाम था TTP। तहरीकी तालिबान पाकिस्तान नहीं है ये TTP का मतलब है टीचर ट्रेनिंग पाकिस्तान, टीचर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट 1992 की पॉलिसी में रिकमेंड किया गया और 1993 में इसको लॉन्च किया गया, टीचर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट इन 1993। अभी देखो, पाइट NWFP, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा का नाम NWFP था इसी टाइम था, तो पाइट NWFP was conceptualized during TTP in 1993। मतलब 1993 में जो है इसके वर्किंग पेपर तैयार किए गए, ये पाइट के। पहले DPD का जो नाम था वो पाइट था, याद रखिएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर कंप्लीटेड इन 1995। तो पाइट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी और जो बिल्डिंग थी वो कंप्लीट की गई 1995 में। पाइट स्टार्ट एट्स, अच्छा पाइट क्या है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर टीचर एजुकेशन, प्रोफेशनल प्रोविंशियल सॉरी प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये इस जो है इसकी एब्रिवेशन है। तो PIDE starts its activities in 1997 by utilizing the budget of, सॉरी ये ऑफ है और नहीं है, द बजट ऑफ TTP। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या टीचर ट्रेनिंग पाकिस्तान है, प्रोजेक्ट है सॉरी, तो इसका जितना भी बजट था वो डाइवर्ट किया गया पाइट की तरफ, और 1997 में बाकायदा इस पाइट ने काम स्टार्ट किया। पाइट का जो मेन मकसद था वो था टू प्रोड्यूस प्रोफेशनली साउंड टीचर, ठीक है। देखो प्रोफेशनल क्या होता है, हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, तो उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। द नेम ऑफ पाइट इज नाउ चेंज टू DPD, लेकिन फिर
फाइट का नाम जो है वो चेंज किया गया डीपीडी को। द मेन एम्स ऑफ डीपीडी इज टू ब्रिंग क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन खैबर पख्तूनख्वा थ्रू क्रिएशन एंड प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम सीपीडी कहते हैं। ये जितने भी प्राइमरी टीचर्स अगर हो यहाँ पर, तो उसके सीपीडी ट्रेनिंग जो है वो महीने में 2 दिन होते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सर्विसेज टू टीचर्स एंड एजुकेशनल मैनेजर्स इन द प्रोविंस। अच्छा, ये एजुकेशनल मैनेजर्स का नाम यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन अभी तक एज सच डीपीडी की साइड से मैंने एजुकेशनल मैनेजर मीन, जाहिर बात है एजुकेशनल मैनेजर का मतलब है हेड ऑफ द स्कूल, हेड मास्टर भी हो सकता है। इसके लिए कोई मैंने एज सच ट्रेनिंग नहीं देखी इसकी। अगर कहीं पे आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व की हो तो यू कैन शेयर। जी, किसी ने हेडमास्टर या हेड टीचर्स के लिए इसकी कोई कंट्रीब्यूशन देखी है डीपीडी की कि नहीं? साबिर साहब, सिराज साहब, उस्मान भाई। नहीं सर। सर ये तो सर नहीं हुए हैं सर आपकी बात ठीक है इस हवाले से सर। बिल्कुल जी सर नहीं हुई है। हाँ, प्राइमरी लेवल पे तो ये काम कर रहा है सीपीडी, जिसको कहते हैं कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ना। लेकिन एज सच यहाँ पर एक मैनेजर वर्ड भी इनके बिल्कुल ही वेबसाइट पे अगर हम जाए तो उस पर ये क्लियर कट लिखा गया है, तो दैट्स वाई वहाँ से मैंने उठाया। लेकिन फिर मैंने सोचा भी कि यार ये तो एज सच मैंने तो कोई कंट्रीब्यूशन, हाँ हो सकता है फ्यूचर में ये कोई चीज़ लॉन्च करे। बहुत ही अच्छा इकदाम होगा कि जो हमारे हेडमास्टर साहिबान होते हैं या स्कूल के जो हेड्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो भी ट्रेन हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 448 है एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट। एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट, तो एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट जो है अकॉर्डिंग टू हेरलिन, हेरलिन जो है उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट जो दिए है, फर्स्ट है पर्पस। आप जो असेसमेंट कर रहे हो ये अच्छा जी, ये चीजें हमने कल पढ़ी थी मेरे ख्याल में। एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट, व्हाट इज क्वेश्चन वेबर थी, अच्छा ये हमने कवर की थी, ये रिपीटिशन है, काइंडली आप लोग वॉच कर सकते हो उसी लेक्चर को। थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ। ये चीज़ें हमने कल के लेक्चर में कवर की है, तो दैट्स वाई जो नए हमारे पास स्टूडेंट है। अच्छा, वीबर थियरी तक हमने पढ़ा था। अच्छा, टाइप्स ऑफ चाइल्ड ग्रोथ, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ चाइल्ड ग्रोथ जो था, चाइल्ड ग्रोथ जो है ये है फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सोशल, ये सारे ग्रोथ है। ठीक है, सोशल ग्रोथ भी हो सकता है, कॉग्निटिव ग्रोथ भी हो सकता है, लैंग्वेज ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसकी तो हम बात करते हैं। तो ये किस तरह ग्रोथ में हम रख सकते हैं? लेकिन कभी कभी वो जो क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों ने इंटेंशनली उसका ऐसा आंसर देना होता है जो कि वो जानना चाहता है आप लोगों से। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कभी कभी ये एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट, जब मैं इसी क्वेश्चन पे गौर कर रहा था, सोच रहा था, तो एलिमेंट ऑफ असेसमेंट हमारे पास ये टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, ये भी एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट ही है। क्योंकि अगर हम असेसमेंट को क्लासरूम में इस तरह ले ले कि किस तरह हमने स्टूडेंट की डिसीजन लेनी है ना, या स्टूडेंट की असेसमेंट किस तरह या उसका टेस्ट किस तरह लेने हैं, तो फिर तो हमारे पास जाहिर बात है टेस्ट हमने लेना है, फिर उसकी क्वांटिफिकेशन करनी है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, और लास्ट में हमने डिसीजन लेना होता है। तो वो भी उसके एलिमेंट में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की जगह हम फिजिकल ग्रोथ कह सकते हैं, इमोशनल ग्रोथ, लैंग्वेज ग्रोथ, कॉग्निटिव एंड सोशल। लेकिन हर एक जो है अपने आप में से बहुत ही बड़ा बड़ा टॉपिक है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, स्पेसिफिकली 6 स्टेजेस इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने ये सेंटेंस जो है एज सच इसी तरह ही आ, याद रखा, तो आप लोगों ने ये भी फिर अंडरस्टैंड करना है कि फिजिकल डेवलपमेंट के 6 स्टेजेस है। फर्स्ट जो है इन्फेंसी है, देन अर्ली चाइल्डहुड, देन लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 3 से लेके 6 साल तक है। लेट चाइल्डहुड जो है वो हमारे पास 7 से लेके 12 साल तक है। इसके दरमियान एक मिडल चाइल्डहुड भी आता है जो कि 7 से लेके 11 साल तक है, लेकिन ऐसा सच वो पूछा नहीं जाता, इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है। लेकिन लेट चाइल्डहुड जो है वो है 7 से 12 ईयर तक। फिर 13 से 20 तक, तो 20 तक जो ये एज है ये एडोलेसेंस है। फिर हमारे पास 21 टू 40 जो है ये अर्ली एडल्टहुड है। फिर 41 टू 60 जो है लेट एडल्टहुड है, और इसके बाद जो है वो बुढ़ापा है, ओल्ड एज, 61 एंड ऑनवर्ड। अच्छा, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट अगर हम देखें
तो इमोशंस के बारे में कुछ थीरीज है, अगर आप उसको पढ़ लो तो कुछ कहते हैं कि इमोशन जो होते हैं ये इनबॉर्न होते हैं। ठीक है, ऐसे इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये सोसाइटी से हम सीख सके। लेकिन इमोशनल के बारे में कुछ जो है कुछ थीरीज है, वो कुछ कहते हैं कि ये जो फिजियोलॉजी है ये पहले आती है और फिर उसके बाद इमोशन डेवलप होते हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक बाउले कुत्ते को देखें तो हमारी जो सिचुएशन है फर्स्ट, वो जो बॉडी चेंजेस है वो आ जाती है, थ्रिम्बलिंग जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट हमारी थ्रिम्बलिंग आती है, देन हम भागने की कोशिश करते हैं। कुछ जो है इस तरह के थीरीज देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, इमोशंस बाद में आते हैं, एक्शन पहले आता है। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, टू फैक्टर थ्योरी वाले कहते हैं कि नहीं, दोनों जो है ये सेम ही सिचुएशन पे आते हैं। तो दिस समथिंग रिलेटेड टू इमोशनल। अच्छा, लैंग्वेज के बारे में अगर मैं आप लोग को पढ़ाऊँ तो लैंग्वेज ओवरऑल ये तो बहुत ही एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो जो हमारे पास जीन पियाजे है वो कहता है कि एट द एज ऑफ 6 ईयर एक बच्चे की जो लैंग्वेज है वो फुली डेवलप होती है। लेकिन सॉरी, 2 ईयर, मैंने 6 ईयर यूज किया, 2 ईयर तक जिन पियाजा कहता है कि ये लैंग्वेज जो है ये फुल डेवलप होता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट में फर्स्ट जो हमारा स्टेज है वो है क्राइंग, फिर उसके बाद जो है बेबलिंग, फिर उसके बाद खोइंग, फिर उसके बाद वन वर्ड प्रोनाउंसिएशन, देन टू वर्ड प्रोनाउंसिएशन, देन थ्री वर्ड प्रोनाउंसिएशन, एंड देन उसके बाद हमारे पास एक सेंटेंस बोलना जो है वो शुरू कर देता है एक बच्चा। और 2 साल तक ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसको अगर हम देखें तो ये तो अच्छा, लैंग्वेज के बारे में जिन पियाजे जो कहता है वो कहता है कि पहले हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, बाद में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। जबकि वो आइगास के इसको क्रिटिसाइज करता है, वो आइगास के कहते हैं कि नहीं, पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, देन उसके बाद हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। ठीक है, फिर जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर हम देखें तो ये जिन पियाजे की जो थ्योरी है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, तो वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही है। और सोशल डेवलपमेंट तो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन जो हमारे पास है, कि जिस तरह हमारे पास एक बच्चा आता है तो फर्स्ट उसका जो इस्तकबाल होता है, जो फर्स्ट उसका मिलाप होता है वो फैमिली के साथ होता है। वो फैमिली से वो चीज़ें सीखते हैं, फिर पीयर ग्रुप की तरफ जाता है, फिर मॉस्क की तरफ जाता है, फिर जो है वो स्कूल की तरफ जाता है। तो ये सारे हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस है। तो ये चीज़ें जो है साथ साथ में आप लोगों ने पढ़ने भी है और थोड़े याद भी रखने हैं। ठीक है। अच्छा, इरेगुलर बिहेवियर क्या होता है? द बिहेवियर विच आर नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द नॉर्मल रूल्स। नॉर्मल बिहेवियर से हटकर जो बिहेवियर होंगे तो उसको हम इरेगुलर बिहेवियर कह सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल क्लासरूम के अंदर अगर एक स्टूडेंट शोर कर रहा है तो वो भी इरेगुलर बिहेवियर में काउंट होगा। अगर आप उसको कहते हो कि आपने स्टडी करना है और वो स्टडी नहीं कर रहा तो वो भी इरेगुलर बिहेवियर में ही काउंट होगा। जरूरी नहीं है कि इरेगुलर बिहेवियर बाय बॉर्न हो, मतलब एक पागल के तो जाहिर बात है वो तो इरेगुलर बिहेवियर होते ही होते हैं। लेकिन अगर एक पागल के अलावा एक बंदा जो है, आप मजलिस में बैठा है और मजलिस का तो आदाब यही है कि एक बंदा बोलेगा, सारे सुनेंगे आराम से। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जाम्पल आप भी बोल रहे हो, वो भी बोल रहा है, जो बिल्कुल ही कमेंटेटर है जो या बात कर रहा है, और आप भी बोल रहे हो, तो आप इरेगुलर बिहेवियर शो कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 453 है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बोथ आर बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक मैंने आप लोगों को पढ़ाए भी थे। और भी है, टाइम आउट एक टेक्निक है, एक हमारे पास फेडिंग है, एक हमारे पास एक्सटेंशन है, ये मॉडिफिकेशन टेक्निक है। तो रिवॉर्ड आर यूज टू री एनफोर्स और स्ट्रेंथन अ बिहेवियर। रिवॉर्ड की बात कौन करते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले करते हैं, जो कहते हैं कि री एनफोर्स और स्ट्रेंथन एक बिहेवियर को करने के लिए हम रिवॉर्ड देंगे जो कॉन्सिक्वेंसेस पे बिलीव करते हैं। आर टू मोटिवेट समवन व्हाइल पनिशमेंट इज यूज्ड टू डिलीट और एलिमिनेट अ सबवर्जिव बिहेवियर। किसी बिहेवियर को डिलीट करने के लिए हम पनिशमेंट यूज करते हैं। पनिशमेंट मीन फिजिकल पेन। ठीक है। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 454 है। देखो, बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब है दो, पोलर का मतलब है एक्सट्रीम्स। एक एक्सट्रीम है और दूसरा एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम हमारे पास मेनिया है, मेनिया भी एक डिसऑर्डर है, और एक है हमारे पास डिप्रेशन। तो इसी डिसऑर्डर के अंदर एक बंदा जो है, या इसी बीमारी के अंदर, डिसऑर्डर और बीमारी में भी थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन चलो हम इसको बीमारी ही कहते हैं। इसी बाइपोलर बीमारी के अंदर एक जो मरीज होता है वो ये एक साइको जो है डिसऑर्डर है। ठीक है,
इसका ताल्लुक साइकोलॉजी से, साइको से है, कॉग्निशन से है। तो देखो इसमें दो चीजें आती है, एक मेनिया है और एक है डिप्रेशन। तो मीनिया उन लोगों में होता है कि फॉर एग्जांपल देखो उनके सिम्टम क्या होंगे, टॉकिंग मोर विदाउट रीजनिंग, मतलब बहुत ज्यादा बातें करेंगे लेकिन रीजन नहीं होगा, विदाउट रीजनलेस बातें करेंगे। लेस स्लीप बट फीलिंग फ्रेश, नींद उसको 2 घंटे और 3 घंटे जो है वो नींद वो सोते हैं लेकिन फिर भी वो फ्रेश फील करते हैं। हैप्पी बट नॉट नो द रीजन ऑफ हैप्पीनेस, ये देखो ये पागलों वाली आदत है कि नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि मैं क्यों जो है खुश हूं, हालांकि वो खुश होते हैं। कंसिडर हिमसेल्फ और हर सेल्फ पावरफुल एंड ईगोसेंट्रिक, और वो अपने आप को ठीक कहते हैं और वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। अच्छा, मोर रिलीजियस देन नॉर्मल, कभी मज़ारों में जाता है, कभी जो है अपने फॉर एग्जाम्पल मस्जिद को कोई चंदा इकट्ठे करने वाला आता है तो वो क्या करता है, घर से चीजें बहुत ज्यादा उठा के जो है वो दे देते हैं। ठीक है, मतलब ना, अगर जरूरत से ज्यादा चीज है वो आप दे दो तो ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा चीजों को खर्च करना ये भी हमारे पास मीनिया का एक की एक अलामत है। स्पेंड मोर, बहुत ज्यादा खर्च करेंगे कभी कभी। मोर डिजायर्ड फॉर सेक्सुअलिटी, ठीक है, तो ये जो हमारे पास होंगे ये मेनिया के पेशेंट के ये सिम्टम्स होंगे। अच्छा, सेकंड जो होगा, द सेकंड वन इज डिप्रेशन। तो डिप्रेशन तो आप लोग को पता है बहुत ही कॉमन है आजकल। लेस स्लीप, इसमें नींद नहीं आएगी। नॉन मूडी, ये जो लोग होंगे ये इसका मूड ऑफ होगा। नॉन हैप्पी, इनके जो है नॉन हैप्पी होंगे, खुश नहीं होंगे। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचेंगे। लेस सोशल, सोशल नहीं होंगे। लेस स्लीप, उसकी नींद जो है वो पूरी नहीं होगी, बट नीड स्लीप, लेकिन उनको देखो ऊपर वाले में लेस स्लीप है बट फीलिंग फ्रेश, लेकिन इसमें जो है लेस स्लीप बट नीड स्लीप, इनको नींद नहीं आती, ये सोने की कोशिश भी करते हैं लेकिन इनको नींद नहीं आती। इट डिपेंड ऑन स्विच ऑफ सीजन, अभी देखो इसका ज्यादा ताल्लुक सीजन के साथ या सिचुएशन के साथ होता है। ये दो बाइपोलर का मतलब यही है कि इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कभी ये एक ही तरफ चला जाता है, एक को ऑन करता है तो दूसरे को ऑफ करता है, और कभी एक को ऑफ करता है तो दूसरे को ऑन करता है। ठीक है, तो दिस इज बाइपोलर डिसऑर्डर। और जब भी आप इसके साथ बातें करो तो ये जो होगा एकदम ये शिफ्ट होगा पैराडाइम की तरफ, दूसरे पैराडाइम की तरफ, मेनिया की तरफ कभी ये शिफ्ट होगा और कभी डिप्रेशन की तरफ शिफ्ट होगा। तो दिस इज बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 455 है एंट्रेंसिक मोटिवेशन। एंट्रेंसिक फ्रॉम विद इन, एंट्रेंसिक कहाँ से, फ्रॉम विद इन, अंदर से, और फ्रॉम इनसाइड व्हेन अ पर्सन और चाइल्ड डू थिंग्स बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, एग्जांपल क्या है, क्लीनिंग ऑफ रूम बाय ऑन फॉर टू कीप योर रूम क्लीन एंड नीट, अपने रूम को खुद ही साफ कर रहा है, उनको अभी किसी ने कहा नहीं है कि आपने रूम को साफ करना है, बस खुद ही साफ करा, इसीलिए कि उनको ये अच्छा लगता है, इंटरनली उसकी डिजायर है। दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या खुद से पड़ता है कि मैं कुछ बनूं। ठीक है, दिस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अदर एग्जांपल्स, आप एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट कर रहा है, अपने लिए कर रहा है इंट्रिंसिकली, कि उसे खुशी मिले। पर्पस, उनका एक पर्पस है कि मैं जो है हेडमास्टर बन जाऊं या मैं एक लेक्चरर बन जाऊं। ग्रोथ, ग्रोथ भी उसका एक जो है उसकी ग्रोथ हो। क्यूरियासिटी, उसमें एक तजस्सुस है, ये भी इंटरनल फैक्टर है। पैशन, ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। फन, ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। while extrinsic motivation is done by external force like promotion, pay rises, benefits, winning prizes, bonuses, तो ये जो है हमारे पास एक्सटर्नल मोटिवेशन में आते हैं। जिस तरह टू फैक्टर थ्योरी भी है, हेड्सबर्ग की, हर्ट्सबर्ग की, सॉरी, हर्ट्सबर्ग की टू फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी है। उसमें वो कहता है कि कुछ नॉन मोटिवेटर है और कुछ मोटिवेटर है। तो नॉन मोटिवेटर जो है वो बिजनेस के लिए जरूरी होती है, अगर वो ना हो तो उससे बंदा जो है वो बिजनेस जारी नहीं रख सकता या काम जारी नहीं रख सकता। लेकिन अगर मोटिवेटर फैक्टर हो तो एक बंदा जो है वो ठीक है काम अच्छा करेगा लेकिन फिर भी काम करेगा। ठीक है। अच्छा जी, काइनेस्थेटिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्वेश्चन नंबर 456 है। काइनेस्थेटिक थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है लर्निंग बाय मैनिपुलेशन और लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, ये स्टाइल्स ऑफ लर्निंग में आते हैं। एक विजुअल लर्निंग है, एक ऑडिटरी लर्निंग है, एक हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग है, और एक काइनेस्थेटिक लर्निंग है। ये टाइप ऑफ का ये स्टाइल्स ऑफ लर्निंग में आते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 457 है इनोरेक्सिया ब्यूलीमिया डिसऑर्डर। इनोरेक्सिया ब्यूलीमिया डिसऑर्डर जो है
ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें एक बंदा बहुत ज्यादा सोचता है अपनी फिटनेस के बारे में, और फिटनेस जाहिर बात है ईटिंग की वजह से होता है। और कभी या तो बहुत ज्यादा खाता है और कभी बिल्कुल खाता ही नहीं है। तो इसको हम सिंपली ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, या तो उसमें ओबिसिटी इतनी होती है, वो इतना मोटापा उनको इतना होता है कि वो बहुत ही कम खाता है, वो कोशिश करता है और सोचता भी है कि मैं स्मार्ट बन जाऊं। और कभी कभी बिल्कुल खाता ही नहीं है, ठीक है, मेरी तरह। और बिल्कुल वो जो है कमजोर होता है, ठीक है, साबिर साहब की तरह। और कभी कभी जो है ये बिल्कुल फिट होते हैं, सिराज भाई की तरह, या अ, जो है हमारे पास उस्मान भाई की तरह, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह और भी इसको फिटनेस अता करे। तो ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा सोचते हैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में। इट्स रेशियो इज मोर एंड फीमेल यूथ। जाहिर बात है फीमेल यूथ जो है वो अपनी बॉडी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है, दैट्स वाई ये रेशो फीमेल यूथ में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कि मैंने ज्यादा नहीं कहना है, मैंने ये कहना है, मैंने वो कहना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 458 है प्रोटोकॉल फॉर कीपिंग स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड को आप कौन सा प्रोटोकॉल देते हो? उसको आप ऐसी जगह पे रखते हो कि वो फोन से दूर हो, उसको आप ऐसी जगह पे रखते हो कि जहाँ पर मॉइस्ट ना हो, अपडेटेड रखते हो रिकॉर्ड को, ठीक है। अवे आप चिल्ड्रन रखते हो तो सिक्योर प्लेस, आउट ऑफ डैमेजिंग, अपडेटेड, अवे ऑफ मॉइस्ट एंड वाटर, अवे ऑफ चिल्ड्रन, ये सारे जो है प्रोटोकॉल ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ तक काफी है क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। और इंशाल्लाह कल से हम क्वेश्चन नंबर 459 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई हंसाने वाली बात, कोई रुलाने वाली बात, तो यू पीपल कैन शेयर। मेरे ख्याल में आज कुछ न्यू स्टूडेंट भी है, उसको मैं वेलकम करता हूँ। और इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोग अपनी जो फोकस है वो दिया करो अपने क्लासेस पे, कि आप लोग को फिर मसला ना हो, ठीक है।